नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। सत्ता की हनक क्या होती है, सत्ता का रसूख क्या होता है, यह सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका उससे आमना सामना हुआ हो या उससे प्रभावित पीड़ित हो। सत्ता की हनक, सत्ता का रसूख हर सरकार में दिखता है। बात चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हो, बात चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार की हो, या फिर बात बहुजन समाज पार्टी की सरकार की हो। सत्ता का रसूख हर जगह दिखता है और यह आम आदमी पर अक्सर बहुत भारी पड़ता है। अभी हाल में कानपुर में एक घटना हुई। सत्ता के रसूख ने, सत्ता के हनक ने इस घटना पर आम आदमी को शर्मसार कर दिया। शर्मसार इसलिए कहेंगे कि वह लज्जित हुआ, पीटा भी गया, पीड़ित भी हुआ, प्रभावित भी हुआ और उसे लज्जा भी झेलनी पड़ी। लज्जा यूं कि एक अगर शरीफ आदमी पर किसी भी प्रकार का कोई लांछन लगता है तो निश्चित रूप से उसके लिए बड़ी लज्जा की बात होती है। कानपुर में जैसा हुआ, ऐसा नहीं है कि कानपुर की यह घटना पहली घटना हो उत्तर प्रदेश की। सत्ता का रसूख सिर चढ़कर बोलता है, यह समाजवादी पार्टी की सरकार में भी देखने को मिला और भाजपा सरकार में भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक कद्दावर मंत्री थे। कहने के लिए तो यह कद्दावर मंत्री थे, बड़े मंत्री थे, लेकिन यह मुख्यमंत्री से कम हैसियत नहीं रखते थे। इनका नाम है मोहम्मद आजम खां। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां सरकार में जब थे तो इनके पास लोक निर्माण विभाग, जल निगम, CNDS, नगर विकास, नगर निकाय सहित कई महत्वपूर्ण विभाग होते थे। सरकार गई और सरकार जाने के बाद आजम खां पर मुसीबतों का पहाड़ एक के बाद एक टूटता गया। अभी हाल में उनके आवास पर, उनके ठिकानों पर, चाहे वह रामपुर हो, चाहे लखनऊ हो, गाजियाबाद हो या उनके अन्य स्थानों के ठिकानों पर आय करके छापे पड़े। आय करके छापे पड़े तो हंगामा खड़ा हो गया कि यह राजनीतिक द्वेष के कारण छापा पड़ा है। संभव है राजनीतिक द्वेष हो इसके पीछे, लेकिन जो चीज़ें, जो तथ्य कथ्य सामने आए वह बड़े चौंकाने वाले हैं और साफ साफ दिखता है कि अगर सत्ता की हनक नहीं थी, सत्ता का रसूख नहीं था और उनका अपना रुतबा नहीं था, उनकी अपनी दबंगई नहीं थी, तो आखिर जौहर विश्वविद्यालय में अनाप शनाप पैसा सांसद निधि से लेकर अन्य, चाहे वह MLC हो, राज्यसभा सदस्य हो, दिल खोलकर पैसा लुटाया जौहर विश्वविद्यालय पर। मामला इनकम टैक्स ने जो पकड़ा, 106 करोड़ रुपए का मामला फिलहाल सामने इनकम टैक्स के है, जिसकी इनकम टैक्स जांच पड़ताल कर रहा है। इसमें राज्यसभा सदस्य तंजीम फातिमा, जो आजम खां की पत्नी है, राज्यसभा सदस्य रहते हुए तंजीम फातिमा ने जौहर विश्वविद्यालय में 22 लाख रुपए की बड़ी धनराशि डोनेट कर दी, उसमें लगा दी। जबकि सांसद निधि, विधायक निधि, MLC की निधि, राज्यसभा सदस्य की निधि, इनके लिए बड़े सख्त नियम हैं कि यह किसी निजी संस्थान में, वाणिज्यिक यानी व्यापारिक संस्थान में या सरकारी संस्थान में अपनी निधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
लेकिन ऐसा किया गया। 106 करोड़ रुपए आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी पर बरसाए गए। सरकार के 6 विभाग इसमें फंस गए। संस्कृति विभाग से लेकर नगर विकास तक आकंठ इसमें फंसे हुए हैं। इनकम टैक्स ने एक जो छापा ये पिछले दिनों मारा, अब उसने एक नोटिस जारी करके इन मामलों के लिए एक नोडल अफसर नियुक्त करने के लिए कहा है, जैसा कि इस खबरों में सामने दिखा, जिससे जांच अफसरों को दस्तावेज, जो गड़बड़ घोटाले के दस्तावेज हैं, उनको हासिल करने में कहीं कोई असुविधा न हो। 106 करोड़ रुपए, यह इतना ही नहीं, मुलायम सिंह की, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की धर्मपत्नी की बहन मधु गुप्ता एमएलसी थी, उन्होंने भी जौहर यूनिवर्सिटी को अपनी निधि से राशि दी। इस तरह के कई बड़े नाम हैं। अशोक वाजपेयी का इसमें नाम है। इसके अलावा कई और बड़े नाम हैं जिन्होंने जौहर विश्वविद्यालय के लिए दिल खोलकर अपनी निधि का इस्तेमाल किया, जबकि इस पर प्रतिबंध है कि वह निजी संस्थानों पर अपनी निधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद ऐसा किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री भले ही रहे हों, लेकिन आजम खां मुख्यमंत्री से हैसियत कम नहीं रखते थे। राजनेताओं के बीच में यह एक सामान्य सी स्थिति दिखती थी कि मुलायम सिंह यादव से कहीं अधिक ताकतवर आजम खां है। जो आजम खां कहेंगे वही मुलायम सिंह यादव करेंगे। ऐसी स्थितियां दिखती थी जब सपा सरकार में थी। लिहाजा शासन सत्ता में, सरकार में जो हनक थी, जो रसूख था, वह मुलायम सिंह से बढ़कर आजम खां का कहीं अधिक था। शायद यही डर, शायद यही भय एमएलसी, राज्यसभा सदस्य, विधायकों में, सांसदों में यही डर था कि आजम खान नाराज न हो जाएं, इसलिए दर्जनों, करीब 2 दर्जन सांसद, विधायक, एमएलसी, राज्यसभा सदस्य के नाम सामने आए जिन्होंने जौहर विश्वविद्यालय को बड़ी धनराशि दी अपनी निधि से, क्योंकि उनको डर था कि आजम खान नाराज हो गए तो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। जिस समय मोहम्मद आजम खान सरकार में मंत्री थे, उस समय के जो अफसर थे इनके विभागों के, वह भले ही मौन रहते हों, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़, उनकी गतिविधियां बहुत कुछ कह देती थी। जाहिर सी बात है कि उन पर कहीं बड़ा दबाव रहता था, चाहे वह जौहर विश्वविद्यालय में अनुदान देने को लेकर हो या उन पर किसी अप्रत्यक्ष दबाव की स्थिति हो। तो यह तो था शासन सत्ता, सरकार पर हनक का या रसूख का एक प्रतिबिंब। अब सरकार गई तो मोहम्मद आजम खां यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक के बाद एक जांच हो रही है, इंक्वायरी हो रही है। कभी उनके विश्वविद्यालय में यानी जौहर विश्वविद्यालय में सरकारी मशीनें जमीन में दफन पाई जाती हैं, कभी उनके खिलाफ कोई और मामला सामने आता है, कभी धन शोधन का मामला सामने आता है, कभी उनके बेटे पर फर्जी दस्तावेजों का मामला सामने आता है जिसमें उनकी विधायकी पर संकट आया। इस तरह एक नहीं अनेक मामले हैं कि सत्ता की हनक और सत्ता का रसूख क्या होता है। उस समय तो मामले नहीं खुलते हैं, लेकिन जब सत्ता से व्यक्ति हट जाता है, सत्ता उससे दूर हो जाती है, तो एक नहीं अनेक मामले खुलते चले जाते हैं और उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या तो एक उदाहरण हुआ आजम खां का। अब इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, और नगर निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सत्ता है। यानी कानपुर में 3 स्तरों पर
भाजपा की सरकार है, यानी डबल इंजन नहीं है बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। सत्ता की हनक ही है, सत्ता का रसूख है। जबकि सनातन धर्म को मानती है भारतीय जनता पार्टी, और सनातन धर्म की जो मूल शिक्षा दीक्षा है वह क्षमा है, स्नेह है, प्रेम है, अपनापन है। किसी भी व्यक्ति ने अगर अपराध किया था तो यह संस्कार कहलाते हैं, संस्कार होते हैं कि आप उससे शालीनता से बातचीत करें, शालीनता से समस्या का समाधान करें। लेकिन सत्ता की हनक में राजनेता भूल जाते हैं, और शायद यही कानपुर में पार्षद पति अंकित शुक्ला के साथ भी हुआ। सत्ता की हनक में वह भूल गए कि सरकार उनकी है, और जो आम आदमी या व्यापारी शहर में है वह उनकी एक तरह से उनकी प्रजा है। क्योंकि सरकार जिसकी होती है उसका उत्तरदायित्व होता है कि अपनी आवाम की हर तरह से रक्षा करे, न कि उसे चोट पहुंचाए, उसे मारपीट करे उसके साथ और उसे अपंग बना दे। यह सत्ता की हनक और सत्ता का रसूख है कि जिस पर पार्षद पति ने दवा व्यापारी अमोलदीप सिंह भाटिया को न केवल मारा पीटा बल्कि इतना अधिक मारा पीटा कि उसकी आंखें फूट गईं। एयरलिफ्ट करके दवा व्यापारी को दिल्ली ले जाया गया। सर गंगा राम हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। वह अस्पताल में भर्ती है, उसे आंखों से दिखाई नहीं देता है, जैसा कि खबरों में अब तक सामने आया है। तो दवा व्यापारी की ओर से एफआईआर दर्ज करने में, जबकि उसकी मरणासन स्थिति थी, तब 24 घंटे तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई घटना के बाद। अंतोगत्वा जब स्थिति गंभीर बनी, हंगामा हुआ, तब एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद जिसने हमला किया, जिसने मारा पीटा, अब वो तर्क तो अवश्य देगा कि भाई हमारी गलती नहीं थी। लेकिन अब उसने सत्ता की हनक और सत्ता का रसूख दिखाकर व्यापारी यानी दवा व्यापारी अमोलदीप सिंह भाटिया की कार के आधार पर एफआईआर दर्ज करा दी। इसे सत्ता की हनक और सत्ता का रसूख ही कहेंगे कि आपने मारा पीटा भी और एफआईआर भी दर्ज कराई। बड़ा ताजुब होता है कि अगर किसी गाड़ी में पति पत्नी हो और दूसरी गाड़ी में आधा दर्जन से अधिक लोग हों, तो क्या पति पत्नी का साहस होगा, हिम्मत होगी कि आधा दर्जन सवार जो बाउंसर की तरह लगते हैं, हष्ट पुष्ट लगते हैं, उनसे वह बदजुबानी करें या हाथापाई करें? ऐसा संभव नहीं लगता है। लेकिन इसके बावजूद सत्ता की हनक और सत्ता का रसूख दिखाकर दवा व्यापारी अमोलदीप सिंह भाटिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इसे सत्ता की हनक ही कहेंगे। इस मामले में कई बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी के आए। जाहिर सी बात है कि एक पक्ष दवा व्यापारी के साथ में होगा तो दूसरा पक्ष पार्षद पति के साथ होगा। एफआईआर दर्ज हो गई। फिलहाल सत्ता की हनक दिखाकर भाजपा ने एफआईआर दर्ज करा ली। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठता है कि खास तौर से कानपुर की आम आवाम क्या इस घटना को आसानी से भूल पाएगी? भले ही कानून की लड़ाई आप जीत लें, लेकिन जो आम जनता है उसके दिलों में जो कसक है उसे ना आप खत्म कर सकते हैं, ना मिटा सकते हैं और ना उसका दिल जीत सकते हैं इतनी आसानी से। क्योंकि आज अमोलदीप सिंह भाटिया शिकार हुए हैं, कल शहर का कोई आम आदमी भी शिकार हो सकता है। सत्ता की हनक है, सत्ता का रसूख है,
आप पावर में होते हैं तो आप कुछ भी कर लेते हैं, जैसा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए मोहम्मद आजम खान ने सब कुछ किया, वैसा ही भारतीय जनता पार्टी के राजनेता अपनी सत्ता की हनक दिखाकर, अपना रसूख दिखाकर कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब सत्ता में नहीं होंगे? एक बड़ा सवाल उठता है। और दूसरी बात यह है कि क्या इसका खामियाजा अब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नहीं उठाना पड़ेगा? क्योंकि आम आवाम बहुत कुछ देखती है, बहुत कुछ समझती है, उसका मूड किधर होता है, उसका मंतव्य किधर होता है, या तो बैलेट यानी पोलिंग पर ही पता चलता है, उसके पहले शायद एहसास भी नहीं होता है। तो सत्ता का रसूख और सत्ता की हनक दोनों ही स्थितियों में दिख रही है, दोनों ही दलों में दिख रही है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो। और पिसता आम आदमी है, ना उसे कानूनी रूप से सुरक्षा मिल पाती है और ना वह अपना कानूनी हक ही पा सकता है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अपनी शिकायत लेकर थानों तक जाता है, चौकियों तक जाता है, तो उसकी एड़ियाँ घिस जाती हैं, लेकिन एफआईआर इतनी जल्दी दर्ज नहीं होती है। यह एक हकीकत है, भले ही उत्तर प्रदेश पुलिस इससे इनकार करे, लेकिन शहर की, खास तौर से उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां हैं वह बता रही हैं स्थितियां कि कानून व्यवस्था कहाँ है। चाहे वह बात सुल्तानपुर की रही हो, चाहे कानपुर की हो, चाहे मेरठ की हो, गाजियाबाद की हो या लखनऊ की हो, सभी जगह कानून व्यवस्था कैसी है यह साफ दिख रहा है। और आम आवाम कितना सुरक्षित महसूस करती है यह आम आवाम ही समझ सकती है, और क्या महसूस करती है, उसके दिल में क्या है, यह वही जानता है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।